अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ज़रा मुझे कमेंट में जल्दी से बता दें कि आवाज़ क्लियर आ रही है। चलिए आज एस्से राइटिंग को ही थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए लेक्चर के स्टार्ट में एज यूजुअल थोड़ी सी मैं आप लोगों की सुनावट कर देता हूँ। उसके बाद फिर लेक्चर की तरफ आते हैं। राइट, तैयार हैं? यस, पहले ब्लर था, अब ज़रा बता दें कि अब क्लियर है, अब ब्लर तो नहीं है। इमरान, अभी क्लियर हुआ या अभी भी ब्लर है? नहीं, लैपटॉप में मैं देख रहा हूँ, लैपटॉप में बिल्कुल क्लियर है। चले ठीक है, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने कहा ना कि थोड़ी सी सुनावट मैं कर देता हूँ और वो आप के सीखने के लिए है। ठीक है, अब देखिए मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट्स गलतियाँ क्या कर रहे हैं और उनको करना क्या है। मैंने कल जितने डिटेल से आप लोगों को एस्से राइटिंग की आउटलाइन के बारे में बताया है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी किसी छोटे बच्चे को भी इस तरह आउटलाइन के बारे में बताया हो। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई 30 to 40% स्टूडेंट्स फिर भी आउटलाइन गलत लिख गए। ठीक है, तो मैं यूँ करता हूँ, मैं थोड़ा सा आपके साथ आउटलाइन डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम एस्से राइटिंग को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब ज़रा सुनते जाएं, गौर से सुनते जाएं। और मैंने कहा ना कि मुझे इतनी कोई इरिटेशन हो रही थी कि मुझे बार बार ग्रुप में ये कहना पड़ा कि भाई आप एक दफ़ा मेरा कल वाला लेक्चर देख लें। ठीक है, यानी लेक्चर देखने के बाद भी आपके माइंड में कंफ्यूजन होती है। अब देखें, पहले 3 तो मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करके दे दिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम आते हैं टॉपिक नंबर 4 की तरफ, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, सिर्फ मैं आपको पॉइंट्स बताता जाऊंगा, गौर से सुनते जाएं। वो कह रहे कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑन गोइंग वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। अब इसमें आपने करना क्या था, आप एक नंबर 1 पे लिख देते इंट्रोडक्शन, नंबर 2 पर लिख देते कि करंट सिनारियो ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 3 पर आप लिखते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर क्राइसिस। फिर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 आप 4 फैक्टर्स लिख देते। राइट, फिर उसके बाद नंबर 4 पे आप लिख देते द वे आउट या द वे फॉरवर्ड, जिसमें हम सॉल्यूशंस ऐड कर सकते थे एक ही पैराग्राफ में। और फिर नंबर 5 पे हम लिख देते क्या, कंक्लूजन। यानी ये इतनी कोई सिंपल चीज़ थी कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि आपको इतना परेशान होना पड़ता। ठीक है, चलिए मैं अब क्या करें, आपको बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाकर भी फिर से पढ़ाना पड़ रहा है। अब देखिए टॉपिक है ना कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑन गोइंग वाटर क्राइसिस। राइट,
अब पहला आपने लिखा क्या, इंट्रोडक्शन, दूसरा करंट सिनारियो, लाजमी बात है किस चीज का, वाटर क्राइसिस का, ठीक है, और फिर तीसरा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, ठीक है। फिर इसके जो 4 फैक्टर्स बनते थे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ठीक है। फिर नंबर 4 पर आप लिख देते सॉल्यूशंस, यानी वे फॉरवर्ड, एक ही पैराग्राफ में आप उसके सॉल्यूशंस लिख देते, और नंबर 5 पे आपके पास आ जाता क्या, कंक्लूजन। ये एक सिंपल सी चीज थी जो आपने फॉलो करनी थी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्या किया, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, एक स्टूडेंट ने ये किया, आउटलाइन मुझे लिखकर भेजी, और उसमें ये जो लिखे हुए हैं 3.1, 3.2, 3, ये इस तरह लिखे हुए हैं, लेकिन फैक्टर्स नहीं लिखे कि कौन कौन से फैक्टर्स। अब उस अल्लाह के बंदे या बंदी को कौन समझाए कि आपने सिर्फ ये नंबरिंग नहीं देनी है, आपने थोड़ा सा पढ़कर रीडिंग करके आपने लिखने हैं 4 फैक्टर्स। उसने इसी तरह मुझे ब्लैंक लिख के भेज दिया कि सर ये आउटलाइन। अभी आप खुद बताएं कि अगर एग्जामिनर को आप ऐसी आउटलाइन देंगे जिसमें फैक्टर्स वाला पोर्शन आपने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो एग्जामिनर क्या खाक आपको पास करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर देख लें नंबर 5, व्हाट इज AI, डिस्कस इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगेन इसमें आपने सेम प्रोसेस फॉलो करना है। पहला आ जाएगा किस चीज का, इंट्रोडक्शन, दूसरा आ जाएगा ओरिजिन ऑफ AI, राइट। तीसरा, अब चूंकि वो मुझसे पूछ रहा है किस चीज के बारे में, नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है, तो फिर मैं कह दूंगा कि नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ AI, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ AI। फिर मैं बता दूंगा इफेक्ट नंबर 1, इफेक्ट नंबर 2, इफेक्ट नंबर 3, इफेक्ट नंबर 4, और फिर नंबर 4 पे मैं लिख दूंगा क्या, वे फॉरवर्ड, यानी सॉल्यूशंस में एक पैराग्राफ में उसको बता दूंगा, और नंबर 5 कंक्लूजन। अब मुझे बताएं कि इस तरह सिंपल आउटलाइन लिखने में भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मुझे नहीं पता कि आपका एग्जाम में फिर क्या हाल होगा, राइट। अच्छा, फिर नंबर 6, हाउ कैन पाकिस्तान कम आउट ऑफ द ऑन गोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस। सेम चीज, इंट्रोडक्शन, करंट सिनारियो ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। यहां पर तो लिखा हुआ है ना रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, वहां पर आपने देने क्या, सजेशंस, तो आप लिख लेंगे सजेशंस 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, और फिर आखिर में आ जाएगा क्या, कंक्लूजन। यानी चीजें इतनी सिंपल हैं, इतनी सिंपल हैं कि मैंने कहा ना कि इससे ज्यादा मजीद सिंपल हो नहीं सकती। फिर प्रोज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, अब इसके बारे में भी स्टूडेंट्स परेशान। अब देखें जरा, सबसे पहले आपका आ जाएगा क्या, इंट्रोडक्शन, राइट। फिर ओरिजिन ऑफ ऑनलाइन, मैं OE लिख देता हूं, आपने पूरा लिखना है, ऑनलाइन एजुकेशन। एक पैराग्राफ में आपने थोड़ा सा उसका ओरिजिन के बारे में बता दिया। नंबर 3 टॉपिक में वो क्या पूछ रहा है कि प्रोस यानी एडवांटेजेस, तो आपने बताना है कि प्रोस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5 ये हो गया, सॉरी 3.4, और फिर 4 पे आपके पास आ जाएगा क्या, कंक्लूजन। बस ये रही आपकी आउटलाइन। मतलब इसमें मुश्किल चीज क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसमें मुश्किल है क्या। सिर्फ यही मुश्किल है कि आपने थोड़ा सा रिसर्च करके पता करना था कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन के एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, फिर हमारे पास कॉन्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, सेम चीज आ जाएगी, इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ओरिजिन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, फिर आपके पास आ जाएगा कॉन्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, और फिर आपने जब कॉन्स दिया है ना, यानी उसके डिसएडवांटेजेस, उसके डीमेरिट्स, उसके प्रॉब्लम्स, तो आपने 4 पे लिख देना है क्या, वे आउट, यानी ये जो जो उसके डिसएडवांटेजेस है उनको कवर कैसे कर सकते हैं, और नंबर 5 पर आपके पास आ जाएगा क्या, कंक्लूजन। फिर नेक्स्ट, हर्डल्स इन ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, अगेन इंट्रोडक्शन, ओरिजिन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, यहां पर प्रोज लिखा हुआ है ना, आप प्रोज की जगह पे लिख लें क्या, हर्डल्स। 4 हर्डल्स आ गए। एक में आपने बता देना है वे आउट, यानी इन हर्डल्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ एक पैराग्राफ में आपने सजेशन दे देनी है, और नंबर 5 पे आपका कंक्लूजन, आपकी ये आउटलाइन हो गई। ठीक है, फिर व्हाट आर द फ्लॉज इन आवर एजुकेशन। ठीक है, सजेस्ट स्टेप्स फॉर काउंटरिंग देम। अब यहां पर 2 चीजें हैं, देखिए सबसे पहले आपने लिखा क्या, इंट्रोडक्शन, राइट। फिर स्ट्रेट अवे आप आ जाएं नंबर 2 पे, फ्लॉज इन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, फिर लिख लेना है कोई 3 फ्लॉज, 2.1, 2.2, 2.3, ये हो गया। ठीक है, फिर 3 पर आपके पास आ जाएंगे क्या, वे फॉरवर्ड, यानी हल क्या है इन फ्लॉज का। 3.1, 3.2, 3.3 ये हो गया। फिर 4 पे आपके पास आ जाएगा क्या, कंक्लूजन। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम है कहां, कंफ्यूजन है कहां, मुझे सिर्फ ये जरा कमेंट्स में मुझे बता दें। कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल मुझे बता दें। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी हैं। मैंने कहा ना, मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को स्टेप वाइज में ले जाऊं। तो जब आप स्टेप वाइज चलेंगे आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कॉन्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, हर्डल्स वाला हो गया, फिर नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। अब इसमें भी आपके पास एक आ जाएगा क्या, नंबर 1 पे इंट्रो आ जाएगा, नंबर 2 पे ओरिजिन ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, और फिर नंबर 3 पे वो कह रहे क्या, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। अच्छा, फिर 3.1 नेगेटिव इफेक्ट नंबर 1, 3.2, 3.3, 3.4। ठीक है, और फिर 4 पर आपके पास आ जाएगा क्या, वे आउट, यानी नेगेटिव पॉइंट्स को कैसे खत्म कर सकते हैं। और फिर नंबर 5 पर आपके पास आ जाएगा क्या, कंक्लूजन।
मोहसिन, इंट्रोडक्शन के बाद वाले उसमें क्या प्रॉब्लम है वो मुझे ज़रा बता दें। तो ये देखिए प्रॉब्लम्स इसमें इसीलिए आ रही है ना क्योंकि आपको ये आइडिया नहीं हो रहा है कि मेन इसमें वो मांग क्या रहा है। अब देखिए टॉपिक है नंबर 12, लिखने में मैंने कहा टाइम लग रहा है तो इसलिए मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, आपका नंबर 1 आ जाएगा क्या, ग्लोबलाइजेशन। नंबर 2 पर आपके पास आ जाएगा ओरिजिन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और फिर नंबर 3 पर आपके पास आ जाएगा क्या कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोस कौन से हैं, यानी एडवांटेजेस। तो वो आप लिख लेंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4 प्रोज आपने दे दिए। उसके बाद फिर आखिर में आ जाएगा आपके पास कंक्लूजन, सिंपल, ठीक है। सजेस्ट डिफरेंट रेमेडियल मेजर्स फॉर काउंटरिंग वाटर क्राइसिस, राइट। सेम जिस तरह आपने बताया था किस चीज के बारे में, इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में, उसी तरह आपने इसको लेकर चलना है। यानी आपके पास आ जाएगा इंट्रोडक्शन, फिर आपके पास आ जाएगा कि करंट स्टेट ऑफ वाटर क्राइसिस, ठीक है। फिर आपके पास एक पैराग्राफ में आ जाएंगे कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर क्राइसिस, और फिर उसके बाद रेमेडियल मेजर्स यानी आपने सजेशंस देनी है, ठीक है। तो वो देकर फिर आप वो 4 रेमेडियल मेजर्स जो हैं वो बता देंगे, उसके बाद कंक्लूजन आ जाएगा। खान अवान देखिए बेशक उन्होंने आउटलाइन नहीं मांगी है, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि हम सपोज पेपर देने जाएंगे, वहां पर हमारे सामने एक पेपर आ जाता है जिसमें वो मांग रहे हैं क्या, आउटलाइन, और हम वहां पर लिख दें कि भाई पास पेपर्स में आउटलाइन नहीं मांगी थी तो अभी भी आप नहीं मांग सकते, ठीक है। तो हमने तैयार करना है। अच्छा, इमरान कह रहे हैं कि सर जब प्रोस की बात आए तो वहां ओरिजिन होना जरूरी है। देखिए इमरान, वो टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगा। अब देखें जब बात हो रही है ना ग्लोबलाइजेशन की, तो आपने उसके ओरिजिन की तरफ जाने की, उसका ओरिजिन कब, वो एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, ठीक है। अहमद बरमज़ई कह रहे हैं कि सर सॉल्यूशंस सिर्फ नेगेटिव एसेज में लिखने, यस, ठीक है। जहां पर प्रॉब्लम होगी वहां पर आपने उसका सॉल्यूशन देना है, अदरवाइज आपको सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, आउटलाइन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने आउटलाइन लिखी हुई थी जो सही थी वो तो मैंने सेव कर ली है, और जिनको मैंने कुछ करेक्शंस बताई थी वो करेक्शंस करके मुझे दोबारा भिजवा देंगे। तो करेक्शंस चेक करने के बाद फिर मैं आउटलाइन ग्रुप में एक साथ शेयर कर दूंगा। जनाब देखें वो क्या करेगा, टॉपिक टू टॉपिक वो वेरी करेगा। अब कैसे, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, आपने इसका ओरिजिन लिखना है, पॉवर्टी का ओरिजिन नहीं लिखना, पॉवर्टी का आपने करंट सिनारियो लिखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने ओरिजिन लिखना है, इन्फ्लेशन का करंट सिनारियो लिखना है, वाटर क्राइसिस का करंट सिनारियो लिखना है। इसलिए टॉपिक टू टॉपिक वो वेरी करेगा। यस मियाँ बलोच, देखिए जब आप लिखते हैं ना कि कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने प्रॉब्लम के फिर सोल्यूशन बताने हैं, बेशक आप उसके एक पैराग्राफ में बता दें। और मैं आपको एक और टेक्निक फिर सिखाऊंगा कि आप किस तरह उसके सॉल्यूशंस कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आउटलाइन के हिसाब से मुझे बता दें अगर कोई कंफ्यूजन है।
चलिए ठीक है, अब ज़रा आ जाते हैं किस चीज़ की तरफ, इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ की तरफ। चलिए जान हबीब की फरमाइश आई है कि सर टॉपिक नंबर 14 का भी बता दें। चलिए देखिए, टॉपिक नंबर 14 है डिस्कस डिफरेंट कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा क्या, इंट्रोडक्शन, राइट। फिर आपके पास आ जाएगा क्या, करंट सिनारियो, कि करंटली पाकिस्तान में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या सिचुएशन है, यानी पॉपुलेशन किस रफ्तार से एनुअली वो बढ़ रही है। ठीक है, फिर नंबर 3 पर आप आ जाएंगे अपने मेन पॉइंट की तरफ, कॉजेस ऑफ पीई मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, राइट। फिर आपके पास आ जाएगा कॉज नंबर 1, कॉज नंबर 2, कॉज नंबर 3, कॉज नंबर 4। ठीक है, अब ये आपके पास आ गए। फिर नंबर 4 पर आपने लिखना है क्या, वे आउट, और नंबर 5 पर आपके पास आ जाएगा इसका कंक्लूजन। माहीन वो तैयार करने हैं, इनकी मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, अब चलिए एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेरे ऊपर बर्डन तो ज़्यादा होगा, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन चूंकि आपकी इम्प्रूवमेंट की बात है तो उसके लिए ज़रा सुन लें। उसमें ये है कि ये 28 एसेज जो है, ठीक है, आपने जिन जिन पर आउटलाइन लिखी है, अब आपने अपने एसे को आखिर तक लेकर जाना है। मैं एक स्टेप आपको बताऊंगा, आपने अपने एसे का वो स्टेप लिखना है, फिर मैं अगला स्टेप बताऊंगा, आपने अगला स्टेप लिखना है। इस तरह करते करते मैं आपको आखिर तक ले जाऊंगा, तो आपका एसे शुरू से आखिर तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद वो जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिर मैं आपको कहूंगा अभी आपको कंसेप्ट क्लियर है, अब आप उसमें से एक एक टॉपिक उठाएं और आउटलाइन प्लस कंप्लीट एसे मुझे चेक करवाएं। ठीक है, वो 25 एसेज मैं आपसे तब करवाऊंगा कि जब मैं ये वाले एसेज आपसे स्टेप वाइज सारे सॉल्व करवा लूं। अभी क्लियर हुआ? इमरान बलोच, अगर आपने ये पिछले लेक्चर्स अटेंड किए होते, वहाँ पर मैंने बताया है कि अगर उसने आउटलाइन नहीं मांगी है तो कंपलसरी नहीं है। अगर आप अच्छी आउटलाइन दे दी तो उसका फ़ायदा है, और अगर गलत आउटलाइन दे दी तो उसका नुकसान है। ठीक है, चले आगे बढ़ें। चले अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, और वो है हमारा इंट्रोडक्शन। क्या चीज? इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्शन नॉर्मली हमें 3 चीजें बताएगा। देखिए, नंबर 1, what I am talking
about. What I am talking about. ठीक है, अब देखिए एक ऐसे, अगर आपको याद हो हमने स्टार्ट किया था, कौन सा? इज द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डार्क इन पाकिस्तान। याद है ना आप लोगों को ये ऐसे? देखिए, सबसे पहले आपने बताना है कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि यार मैं बात किस चीज़ के बारे में कर रहा हूँ। अब हमारा जो टॉपिक है कि इज़ द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डार्क इन पाकिस्तान, सबसे पहले मुझे पढ़ने वाले को बताना पड़ेगा कि भाई डेमोक्रेसी क्या है, राइट? सबसे पहले मैं बताऊंगा उसे किस चीज़ के बारे में, कि किसके बारे में बात हो रही है, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर हम आ जाते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में आप कहते हैं कि व्हाट माय ओपिनियन इज। ठीक है, पहला किसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। अब सपोज बात डेमोक्रेसी के बारे में हो रही है, क्या बात हो रही है कि मैं ये कहता हूं कि डेमोक्रेसी का फ्यूचर पाकिस्तान में डार्क, ठीक है। पहले में मैंने ये बताया कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, दूसरे में मैं ये बता रहा हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं कि भाई पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का फ्यूचर डार्क, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इंट्रोडक्शन की तीसरे पार्ट की तरफ। Why I say so। तीसरे में आपने ये बताना है कि भाई मैं ये क्यों कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी का पाकिस्तान में फ्यूचर डार्क, ठीक है। वाई आई से सो, मैं ये क्यों कह रहा हूं। तो तीसरे पार्ट में मैं उसे बता दूंगा किस चीज के बारे में, अपने रोड मैप के बारे में, अपने प्लान के बारे में, अपने लाइन ऑफ एक्शन के बारे में, ठीक है। लेट मी रिपीट, पहले में किसके बारे में बात कर रहा हूं, दूसरे में क्या बात कर रहा हूं, तीसरे में ये बात क्यों कर रहा हूं, राइट। यहां तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। कोई कंफ्यूजन है या आगे बढ़े? चलिए ठीक है, इट मीन्स यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब मैं इसको थोड़ा और आसान बना देता हूं। देखिए, फर्स्ट पार्ट हमें बताएगा लेकिन जर्नल, ठीक है। यानी मैं डेमोक्रेसी के बारे में जर्नल बात करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि डेमोक्रेसी के बारे में क्या बात हो रही है,
मगर डेमोक्रेसी को मैं जर्नली डिस्कस करूंगा, अगले बंदे को समझाऊंगा कि डेमोक्रेसी क्या है। सेकंड पार्ट में मैं जर्नल से आ जाऊंगा किस की तरफ, स्पेसिफिक की तरफ, ठीक है, यानी अपने में मेन पॉइंट की तरफ आ जाऊंगा, ठीक है। और तीसरे में मैं आपको बता दूंगा किस चीज के बारे में, ठीक है। इसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं क्या, ब्लूप्रिंट। ये चीज आपके पास आ जाएगी, यानी ये 3 चीजें आपके पास होंगी। पहला जर्नल है, दूसरा स्पेसिफिक है और तीसरा उसका ब्लूप्रिंट है। चलिए मैं इसको और आसान बनाता हूं, कोशिश मैं पूरी करूंगा कि मैं आसान बना दूं, ठीक है। लेकिन अब लाजमी बात है, स्टूडेंट्स हैं उनको कन्फ्यूजन हो जाती है, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, तो गुस्सा कर भी देता हूं। तो चलिए ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं, मैं पहले पार्ट की तरफ आ जाता हूं। अब मैं हर पार्ट आपको 1 बाय 1 बड़ा डिटेल से समझाऊंगा, राइट। अब देखिए, पहला पार्ट यानी जब आप एसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी जब आप इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ जब आप स्टार्ट करेंगे, ये खुशहाल मैं सारा समझाऊंगा, डिटेल से समझाऊंगा, आप सिर्फ देखते जाएं। पहले पार्ट में यानी इंट्रोडक्शन का स्टार्ट आप मुख्तलिफ तरीकों से ले सकते हैं, और नॉर्मली इसका हम एक नाम रखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मोटिवेटर्स। इंट्रोडक्शन का जो पहला पार्ट होता है ना, उसका अपना एक नाम है, उसे हम क्या कहते हैं, मोटिवेटर्स, ठीक है। अब मोटिवेटर्स कह लें, स्टार्ट कह लें, आप मुख्तलिफ तरीकों से ले सकते हैं, इनमें से कोई एक तरीका अप्लाई कर दें। देखिए, आप के पास पहला तरीका ये है कि टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास कोई कोटेशन है, आप वो कोटेशन लिखें, राइट, और प्लस आपने एक्सप्लेन उस कोटेशन को फिर बाद में उसके बाद करना है इन 1 और 2 सेंटेंसेस, ठीक है। अब सपोज कैसे, देखिए, मैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड मैं अब्राहम लिंकन की कोटेशन दे देता हूं, वो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी है। अब वो मैंने लिख ली, ठीक है, कि डेमोक्रेसी इज द काइंड ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। कोटेशन मैंने पूरी लिख ली। अब मैं क्या करूंगा, मैं उस कोटेशन को थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कोई 1-2 सेंटेंसेस में, ठीक है। यानी मैं उसी कोटेशन पर ही बात करूंगा, लेकिन मैं उसे आसान अल्फाज में 1 से 2 सेंटेंसेस में मैं उसे एलेबोरेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ताकि अगले बंदे को अच्छी तरह से समझ आ जाए। अच्छा, स्टार्ट में कोटेशन से भी ले सकता हूं। स्टार्ट में अपने सब्जेक्ट की डेफिनेशन से भी ले सकता हूं, ठीक है, यानी मैं डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद भी लिखा मैंने, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा इन 1 और 2 sentences, right? ठीक है, मैं डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूँ कि टॉपिक से रिलेटेड मुझे कोई
कुरानी आयत, एग्जैक्ट वर्ड्स उसके याद हैं, मैं वो कुरानी आयत लिखकर प्लस मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। कितने? इन 1 or 2 sentences, राइट। नंबर 4, हो सकता है कि मेरे पास कोई हदीस हो मेरे टॉपिक से रिलेटेड, मैं उस हदीस को लिखकर उसे एक्सप्लेन कर सकता हूं इन 1 or 2 sentences, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड कोई छोटा सा वाकया मुझे याद है, ठीक है। अब सपोज आप कहेंगे कैसे? देखिए, सपोज मेरा टॉपिक है कौन सा? इस्लामोफोबिया, ठीक है। इस्लामोफोबिया पे आप सर्च करेंगे न्यूजीलैंड में, ठीक है, एक मस्जिद में मास किलिंग हुई थी, ठीक है। यानी मस्जिद में एक नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन उसने जाकर उसने फायरिंग कर दी और काफी लोग उसमें शहीद हो गए। तो आप वो न्यूजीलैंड वाला क्राइस्ट चर्च, न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च है, वहां पर ये वाकया हुआ है, आप कोई 2-3 सेंटेंसेस में वो वाकया बयान कर दें। अच्छा, ये भी हो सकता है। फिर सपोज मैंने कहा ना कि टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगा। अब आपका टॉपिक है सपोज किस चीज के बारे में? पीस के बारे में। किस चीज के बारे में? पीस के बारे में। अब इससे रिलेटेड हम किस तरह का मोटिवेटर्स दे सकते? देखिए, उसे हम कहते हैं फियर वाला। फियर वाला कैसे? अब देखिए, आप किसके हक में बात करना चाहते हैं? पीस के हक में। तो आप किस चीज के खिलाफ हैं? जंग के खिलाफ, ठीक है। तो अब लाजमी बात है, अगले बंदे के दिमाग में आप डर डालेंगे किस चीज का? वॉर का, ठीक है। आप क्या करेंगे? आप वॉर से रिलेटेड उसके जहन में डर डाल देंगे। सपोज आप कह देंगे कि क्या आप ये सोच सकते हैं कि बच्चे यतीम हो जाए, औरतें बेवा हो जाए, वालिदैन अपने बच्चों को खो दें, ठीक है, स्कूल तबाह हो जाए, हॉस्पिटल्स तबाह हो जाए, जिंदगी बिल्कुल स्टैटिक हो जाए। यानी ये सब चीजें आप उसके जहन में डाल रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं, ठीक है। और डर इसलिए पैदा कर रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये वॉर बुरी चीज है, और आप किस चीज की वकालत कर रहे हैं? अमन की आप वकालत कर रहे हैं, ठीक है। ये तरीका भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, नंबर 7, सपोज आप बात करते हैं किस चीज के बारे में? इंसेंटिव्स के बारे में। फिर आप कहेंगे सर इंसेंटिव्स कैसे? अब देखिए, सपोज आप किसी बंदे को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो फला काम करे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? आप उसके दिमाग में लालच पैदा करते हैं। आप उसे कहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि आपके पास ये चीज भी हो, ये चीज भी हो, ये चीज भी हो? तो उसके दिमाग में आप एक तरह का लालच पैदा कर देते हैं, और उसके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि यार मैं ये सब चीजें चाहता हूं, लेकिन मुझे ये बता दो कि ये मुझे मिलेंगी कैसे? फिर आप वही चीज उसके सामने रख सकते हैं कि बेटा ये चीज करोगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। यानी इनमें से कोई भी पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी पैटर्न, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछें, राइट, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं, अगर कोटेशन हुई, मैं कोटेशन
से स्टार्ट लूंगा, अगर कोई आयत हुई मैं किसी आयत से स्टार्ट लूंगा, हदीस शरीफ से स्टार्ट लूंगा, या फिर अगर उससे रिलेटेड मुझे कोई वाक्या मिला, राइट। अब ये चीज क्लियर हो, ये सजाद खान बिल्कुल, ये जो मेडिकल वाली कंपनीज होती हैं उनमें ये होता है। अब मुझे बताएं, ये मोटिवेटर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए दुर्दाना लास्ट वन जो है उसमें वो कह रही कि इंसेंटिव्स। अब चले सपोज मैं आपके लिए थोड़ा आसान बना देता हूँ। आप चाहती हैं कि आपका छोटा भाई वो सीएसएस करे, ठीक है, वो कोई खास इंटरेस्ट नहीं ले रहा। अब आप क्या करते हैं, आप उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीजें डाल देते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी 4-5 लाख तनख्वाह हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास वीगो गाड़ी हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके आगे पीछे स्क्वाड हो? क्या आप चाहते हैं कि आपको अपना बैग भी ना उठाना पड़े? क्या आप चाहते हैं कि हर कोई आपको सलाम करे? तो आपको छोटा भाई कहेगा हाँ हाँ ये सब चीजें चाहता हूँ, ये मिलेगी कैसे, ये बता दें। तो फिर उसके बाद आप कहते हैं कि बेटा सीएसएस की तैयारी शुरू कर लो। तो ये क्या था, आपने उसके दिल में लालच पैदा किया, फिर लालच के बदले में उसके दिमाग में जो सवाल पैदा हुआ उसके लिए आपने अपनी बात आगे कर दी कि बेटा ये कर लो, काम हो जाएगा। नहीं, ईमान खान कोशिश करें कि ये स्टार्ट में ही आप लिख लें। आयशा जरी देखिए, अब अगर हम बात करेंगे ना फियर के बारे में, यानी आप चाहते हैं कि कोई बंदा किसी चीज से दूर रहे, राइट। तो आप क्या करते हैं, आप उस चीज के नुकसानात उसे बताते हैं। अब सपोज आप चाहते हैं कि जंग से दूर रहा जाए, अमन की तरफ जाया जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, आप जंग की जितने भी नुकसानात हैं आप वो बताते हैं, और वो सुनकर ही बंदा कहते हैं नहीं तौबा तौबा, बिल्कुल ये जंग तो बहुत बुरी चीज है, अमन अच्छी चीज है। नौशीन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए आपने अगर कोई आयत, कोई हदीस, कोई कोटेशन कुछ भी लिखना है, उर्दू में नहीं, आपने इंग्लिश में ही लिखना है। फरवा देखिए, वो हम कहते हैं ना कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, ठीक है। अगर आप सादा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपको मार्क्स भी सादा ही मिलेंगे, और अगर आप इनमें से कोई अच्छी चीज इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में लिख लेंगे तो आपको फिर मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। नहीं मियाँ, देखिए कोटेशन हो, हदीस हो, आयत हो, उसको कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में ही लिखें। यस सज्जाद खान, इन्वर्टेड कॉमास तो आपने ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि जब आप इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं तो आप ये दावा करते हैं कि मुझे कंफर्म है कि ये जो वर्डिंग्स मैं लिख रहा हूँ ये एग्जैक्ट वही वर्डिंग्स हैं। क्लियर है, ये आगे बढ़े। नहीं खुशहाल, इनमें से एक ही चीज लिखनी है, एक से ज्यादा नहीं लिखनी। अच्छा आप सुनिए, चले मैं आपके लिए थोड़ा और आसान बना देता हूँ। देखिए हमारे पास जो टॉपिक था ना, कौन सा, इज द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डार्क इन पाकिस्तान। अब मैं क्या करूँगा, सपोज मैं यहाँ से उठा लेता हूँ डेफिनेशन, ठीक है, जो कोटेशन है बाद में वो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी बन गई। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन्वर्टेड कॉमास
से स्टार्ट करूंगा और वो अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की आपके साथ में शेयर कर दूंगा कि डेमोक्रेसी इज द काइंड ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। यहां तक क्या हुआ, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। आखिर में मैं यहां पर लिख दूंगा कि ये किसकी है, ब्रैकेट में लिख दूंगा पैरेंथेसिस में अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये मैंने बता दिया। सपोज ये मेरा पेज है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अगली लाइन में यहां से इस डेफिनेशन को, ठीक है, डेमोक्रेसी की, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूंगा। अच्छा, मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिख दूंगा कि इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, पीपल हैव द राइट टू elect their own representative who is elected amongst them and will go on to work for the welfare of those people, right? ठीक है, तो ये चीज आपने इस ज़हन में रखनी है। आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब कहीं पर होती है, जहां पर डेमोक्रेसी होती है, वहां पर क्या होता है कि लोग अपनी मर्जी से अपने बीच से किसी को अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं और वो नुमाइंदा आगे जाकर उन लोगों की नुमाइंदगी करके उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। तो अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, उसे हमने आसान से कोई एक दो सेंटेंसेस में हमने उसे एक्सप्लेन कर दिया, राइट? चले, अब यहां तक बताए क्लियर हुआ या नहीं? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अभी क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये तो था हमारे पास इंट्रोडक्शन का क्या फर्स्ट पार्ट, जिसको हमने क्या कहा, मोटिवेटर्स। अब हम नए पैराग्राफ की तरफ नहीं जाएंगे, पैराग्राफ वही इंट्रोडक्शन का ही चल रहा है, ठीक है, जिसमें हमने क्या बताया, ये देखिए, What I am talking about। अब जब एक बंदा आपका मोटिवेटर पढ़ लेगा तो मुझे ये बताए कि उसे डेमोक्रेसी समझ आ जाएगी या नहीं, कि डेमोक्रेसी कहते किसको है, समझ आ जाएगी ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस चीज में कामयाब हो गए कि What I am टॉकिंग अबाउट। वो कहेगा ठीक है भाई यार, मुझे डेमोक्रेसी तो समझ आ गई कि डेमोक्रेसी क्या है। फिर आप कहेंगे कि अच्छा, अब मुझसे पूछें कि मेरा क्या ओपिनियन है, राइट? तो आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। चले, अब फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सेकंड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। क्या चीज? थीसिस स्टेटमेंट। आयशा ज़ेरी, इंट्रोडक्शन कितना लेंथी हो कितना स्मॉल हो ये मैं आपको बताता जा रहा हूं, आप खुद देखते जाएं। देखिए, जब हम बात करेंगे ना थीसिस स्टेटमेंट के बारे में, थीसिस स्टेटमेंट एक सेंटेंस होता है। कितना? एक सेंटेंस। मियां बलूच आप उसको मार्कर से भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। पेन से लिखकर मार्कर के जरिए उसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दे, कोई मसला नहीं है। अब देखिए, जब आप थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे ना, थीसिस स्टेटमेंट शो करता है क्या, योर स्टांस, कि आपका ओपिनियन क्या है।
और यही तीसरी स्टेटमेंट, यही स्टांस आपने आखिर तक लेकर चलना है। ठीक है। अब आप में अगर कोई फिजिक्स वाला है तो फिजिक्स में हम एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं पिवटल पॉइंट। क्या चीज? पिवटल पॉइंट। अब पिवटल पॉइंट क्या है? देखिए, सपोज ये पेन यहां पर पड़ा हुआ है ना, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। अब ये पेन, ये हिस्सा जितना भी ये मूवमेंट करेगा, ये अपनी जगह चेंज करेगा, लेकिन इसका सेंट्रल पॉइंट सेम होगा। इसी तरह आप एसे में जिस चीज के बारे में भी बात करेंगे, आपने अपने स्टांस से पीछे नहीं हटना। सनावला साहब, मैंने ठीक कहा पिवटल पॉइंट का, ठीक है, कि वो सेंट्रल पॉइंट है कि जो सब कंट्रोलिंग जो है वो इसके हाथ में होगी। राइट। चलिए, तीसरी स्टेटमेंट में हम ये बताते हैं कि मैं क्या कहता हूं। अब एग्जामिनर मुझसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि अच्छा भाई एनुद्दीन साहब, आप ये बता दें कि आप क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी का फ्यूचर डार्क होगा या ब्राइट होगा। तो मैं अभी से एक सेंटेंस में एग्जामिनर को बता दूंगा कि मेरा ओपिनियन क्या है। यस सजाद, पिवट वैल्यू भी कहते हैं। अब देखें, तीसरी स्टेटमेंट, इसको आपने नई लाइन से नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप अगली लाइन से लिखेंगे ना तो मतलब आपने पैराग्राफ तोड़ दिया है। पैराग्राफ तोड़ना नहीं है, ये अभी तक इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ ही चल रहा है। ठीक है। चलिए, आपने क्या करना है, आपने सेम, ठीक है, उससे हमने कहा ना कि उससे अगली लाइन में शुरू से आपने बताना है। क्या बताना है कि भाई आप क्या कहते हैं। तो ये तीसरी स्टेटमेंट इज एक्चुअली अ सिंगल सेंटेंस। ठीक है, सिंगल सेंटेंस होता है, एक क्लियर सेंटेंस होता है। यानी इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद एग्जामिनर ये ना कहे कि भाई यार आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप डेमोक्रेसी का फ्यूचर डार्क देख रहे हैं या ब्राइट देख रहे हैं। यानी एग्जामिनर के माइंड में कंफ्यूजन नहीं छोड़नी है, क्लियर बताना है कि भाई मैं किस साइड पे हूं। और इसीलिए ये एक सिंपल सा सेंटेंस होगा। ठीक है। अब सपोज इसी टॉपिक का अगर मैं आपको थीसिस स्टेटमेंट बताऊं तो मैं आपको कहूंगा कि क्या, चलिए लिख लेता हूं। मैं कहता हूं कि द फ्यूचर ऑफ democracy is likely to be dark in पाकिस्तान। ठीक है। यानी ये सेंटेंस जब आप लिख लेंगे ना, एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि भाई आप किस साइड पे हैं। आप कहते हैं कि ये डार्क होगा, तो तीसरी स्टेटमेंट एक सेंटेंस होगा जो क्लियरली बता देगा कि भाई आप किस साइड पे हैं। राइट। मोटिवेटर्स क्या था? व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात करूं, डेमोक्रेसी, वो मैंने समझा दी। फिर तीसरी स्टेटमेंट क्या है कि भाई मेरा स्टांस क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है। ओ भाई ये रहा मेरा स्टांस कि डेमोक्रेसी का फ्यूचर पाकिस्तान में डार्क है। राइट। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जरा देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या होगा। देखें, नेक्स्ट फिर जब हम इसके बारे में बात करेंगे, नंबर थ्री है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं क्या चीज, रोड मैप। इसे हम क्या कहते हैं, रोड मैप। राइट। जस्ट फ्यू सेकेंड्स वेट करें। चलिए, वेलकम बैक। अब एक आसान सी चीज जरा देखते हैं। अब आते हैं किस चीज की तरफ, रोड मैप की तरफ। अब सुनिए,
रोड मैप क्या करेगा? रोड मैप हमें ये बताएगा कि यार अगर मैं ये सोचता हूं, मेरा स्टांस ये है, तो मेरे पास क्या आर्ग्यूमेंट है, कौन से आर्ग्यूमेंट से कि मैं अपनी बात को सही साबित करूं। शाबान बुख्ती, लाइकली का मतलब है कि इस चीज़ के इम्कान है। मैं ये कहता हूं कि डेमोक्रेसी का फ्यूचर पाकिस्तान में डार्क होगा, इस चीज़ के इम्कानात हैं। असनाद थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन में ऐड नहीं करना, राइट। अच्छा, अब देखिए, अब आते हैं रोड मैप की तरफ। रोड मैप में सपोज मैंने ये कह दिया कि द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज लाइकली टू बी डार्क इन पाकिस्तान। फिर अब मैं रोड मैप लिखता हूं कि मेरे पास वो कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं। चलो मैं पूरा रोड मैप आपको लिखवा देता हूं। मैं कहता हूं कि द डार्क फ्यूचर इज ड्यू टू, राइट। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं वो पॉइंट्स वन बाय वन लिखता जाऊंगा, ठीक है। ड्यू टू, अब देखिए, कंट्रोल्ड एंड पार्शल मीडिया, राइट, कॉमा, कंट्रोल्ड एंड पार्शल मीडिया, लो लिटरेसी रेट, कॉमा, मिलिट्री interventions and financial exploitation of voters, financial exploitation of voters, ठीक है। अब देखिए, रोड मैप में मैंने ये बता दिया कि भाई पाकिस्तान का जो डार्क फ्यूचर है उसके रीजंस क्या है। रीजन नंबर 1, कंट्रोल्ड एंड पार्शल मीडिया, राइट। नंबर 2, लो लिटरेसी रेट। नंबर 3, मिलिट्री इंटरवेंशंस। नंबर 4, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वोटर्स, ठीक है। अब रोड मैप को जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो वो ये कहेगा कि भाई अच्छा, आप अपने स्टांस को जस्टिफाई करेंगे और आपके पास कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं। 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं, कंट्रोल्ड एंड पार्शल मीडिया, लो लिटरेसी रेट, मिलिट्री इंटरवेंशंस एंड फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वोटर्स। इसके साथ ही आप का इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन पूछें। ठीक है, चलिए एक चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप लोगों ने जो आउटलाइन लिखी हुई थी ना, उस आउटलाइन में जो पॉइंट्स थे, सपोज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, वो असल में आपका रोड मैप है, राइट। यस फरवा, एग्जैक्टली रोड मैप में जो आपने पॉइंट्स बताने हैं, ये असल में वो आउटलाइन वाले पॉइंट्स है। वो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 वो वाला।
ईमान खान, आपने देखना है कि आपका टॉपिक क्या है। ये नहीं है कि सबके प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं, आपने टॉपिक को देखकर अपना रोड मैप डिसाइड करना है। खुशहाल खान, देखें, आपने रोड मैप में सिर्फ वो चीज लिखनी है जो उसने मांगी है। उसने क्या मांगी है? वो आपसे पूछता है फ्यूचर कैसा होगा, आप कहते हैं डार्क, तो वो कहेगा कि क्यों। बस उसने सिर्फ क्यों का जवाब से आपसे मांगा है। हम उसको सोल्यूशन देंगे, लेकिन वो सोल्यूशन आपने रोड मैप में मेंशन नहीं करना। इज इट क्लियर? अब देखिए, आपने एक काम करना है। क्या काम करना है? देखिए, ये मैंने जो मुख्तलिफ किस्म के आपको मोटिवेटर्स दिए ना, आपके पास ये जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे ये 28 वाले हैं या वो 25 वाले हैं, इनके जब आप कॉमन वो निकालेंगे, यस फरवा खान, थीसिस स्टेटमेंट लाजमी आपने देना है। यानी आप एग्जामिनर को ये नहीं बताएंगे कि आप क्या सोचती हैं, और एग्जामिनर को ये बगैर बताए क्या कभी ऐसे लिखा जा सकता है? सादिक, बिल्कुल भी लेंथी नहीं होगा, बिल्कुल भी लेंथी नहीं होगा। और ये चीज ध्यान में रखें कि आपके एसे में जितने पैराग्राफ्स होते हैं, इंट्रोडक्शन उसका सबसे लेंथी पैराग्राफ होता है। अब देखिए, वो 28 टॉपिक्स जो मैंने आपको दिए थे, 25 उसमें और मिला लें, कुछ उसमें डबलिंग हो जाती है, तो ये आपके पास कोई 40 to 45 उसमें आ जाएंगे। ठीक है, और जब आप उसके मेन थीम्स निकाल लें तो शायद कोई 20 थीम्स आपके पास बन जाएगी। जब आप कहते हैं ना थीम्स, तो देखें थीम्स क्या होती हैं। यस अहमद बरामजाई, दोनों जगह पे आपको देना पड़ेगा। ईमान खान, मैं इंट्रोडक्शन भी लिख दूंगा, मैं सारा ऐसे आपके लिए लिख दूंगा। सज्जाद खान, जब आप कोटेशन लिखेंगे ना, तो आपको यह भी बताना पड़ेगा ये कोटेशन किसकी है। फरवा खान, फिलहाल हम जर्नल एसेस कर रहे हैं, जब हम प्रोवर्बियल की तरफ जाएंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। इमरान, ये मैंने क्या लिखा हुआ है? थीसिस स्टेटमेंट क्या? सिंगल सेंटेंस। अब देखिए, अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं आपको एक टास्क दे देता हूं। टास्क ये है कि हमारे पास जो ये 20 थीम्स है ना, जब मैं कहता हूं ना थीम्स, मतलब वाटर क्राइसिस एक थीम है, एनर्जी क्राइसिस एक थीम है, इकोनॉमिक क्राइसिस एक थीम है, ऑनलाइन एजुकेशन एक थीम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक थीम है। तो इस तरह आपकी कोई 20 थीम्स है। आपने क्या करना है? आप कोशिश करें कि हर थीम से रिलेटेड कोई एक कोटेशन ढूंढे, गूगल को कहें वो आपको ढूंढ के देगा। कोई एक डेफिनेशन ढूंढ ले, कोई आयत ढूंढ ले, कोई हदीस ढूंढ ले, कोई वाकया ढूंढ ले। कम से कम ये 5 चीजें तो आप कोशिश कर लें कि आपको गूगल से मिल जाए। खुशहाल खान, आपने टॉपिक को देखकर डिसाइड करना है कि किस पोर्शन को आपने डिटेल के साथ लिखना है। ठीक है, ये वाला काम आपने करना है, राइट। अच्छा, उसके अलावा आपने क्या करना है? आपने जिस टॉपिक की आउटलाइन जमा कराई है, उसी टॉपिक का आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। और सुने, लिखना है, क्लियर लिखना है,
ठीक है, बिल्कुल साफ लिखना है ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो। आपकी हैंडराइटिंग हो सकता है आपको समझ आए, हो सकता है मुझे समझ ना आए, इसलिए कोशिश करें कि क्लियरली उसको लिखें। राइट, तो इसको फिलहाल यहीं पे रोकते हैं। हाँ, मैं एक काम कर लेता हूं, मैं आपके लिए एक आउटलाइन एज ए स्पेसिमन, एक इंट्रोडक्शन एज ए स्पेसिमन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको फॉलो करके लिख सके। लेकिन फिर वही मसला है, मैं नहीं लिखूंगा। वो इसलिए क्योंकि मैं जिस टॉपिक पे लिखूंगा वो बाकी टॉपिक से डिफरेंट है। फिर आप क्या करते हैं, आप मेरे पैटर्न को फॉलो करके, आपका टॉपिक डिफरेंट होता है, आप वो वाला इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। मैं अभी से आपको बता दूं, मैंने बता दिया है कि मोटिवेटर्स में क्या चीज है। 1.25 घंटे का 1.5 घंटे का लेक्चर अभी हो रहा है। मैंने तीसरी स्टेट में भी बता दिया है, मैंने रोड मैप भी बता दिया। आप खुद लिखें, गलत होगा तो मैं उसकी करेक्शन कर दूंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुर्दाना एक थीम के लिए अल्लाह की बंदी 5 मोटिवेटर्स आपने यूं करना है कि अलग अलग लिखने, एक कोटेशन का लिखना है, एक डेफिनेशन का, एक आयत का, एक हदीस का और एक इवेंट का। ये आपने जमा करने अपने साथ, कलेक्शन बनानी है। एस्से के इंट्रोडक्शन में 5 मोटिवेटर्स नहीं लिखने, सिर्फ एक लिखना है। अभी फिलहाल आपने जमा करने हैं। नहीं अहमद बरमजी, मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा। आप लिखें, गलत लिखें, फिर मैं आपको बता दूंगा। ये इंट्रोडक्शन कल आप 8 बजे तक मुझे जमा करा दें। कल हमारी आखिरी क्लास होगी, परसों से हम इंशाल्लाह छुट्टियां स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।